मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, अब एक सबसे पहली बात, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या है। भाई, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ गेटिंग, इट इज मोड ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट्स। कोई एनिमल किस मोड में अपना खाना लेता है उसको ही हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। और किसके अंदर न्यूट्रिशन? प्लांट्स के अंडर में न्यूट्रिशन। ठीक है, आज के बाद आप लोग एनिमल्स भी पढ़ोगे, एनिमल्स के बारे में आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले पहले चैप्टर के अंदर कि प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरीके से अपना खाना लेते हैं। और इसमें भी हम लोग दो टाइप के न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे। आपने क्लास 6 के अंदर पढ़े होंगे। कौन कौन से? एक तो हो गए ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स कौन? भाई ऑटोट्रॉफ्स आगे समझ में आ जाएगा, अगर नहीं अभी तक समझ में आया। और एक है हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। अच्छा, तो अब हम लोगों ने बेसिक थीम समझ ली ना भाई ये चैप्टर की, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलो, अब इस चैप्टर को कुछ 6 क्लास की चीज़ों से रिलेट करते हैं। जैसे कि एक है, इन क्लास 6 हम लोगों ने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था, यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो सबको पता होगा, भले चाहे 5th में हो चाहे 6th में हो, सबको पता है कि भैया फूड सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, है ना। और दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और यही कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को लेने का मोड न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक, सब चीज़ें इंटररिलेटेड हैं एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। मतलब क्या है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी चीज़ है, नेसेसिटी हो चुकी है। अगर इनमें से एक भी चीज़ गायब हुई तो क्या पता आपको किसी चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से डिजीजेस हो सकते हैं। आपने लास्ट क्लास के अंदर डिफिशियंसी डिजीजेस भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या होता था, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज़ होता था वो तुम मुझे कमेंट करके बताना भैया। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज़ होता था वो तुम बताना। विटामिन बी से क्या होता था? बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी से क्या होता था? रिकेट्स। ठीक है, इतने तक हमको याद होने चाहिए। भले ई और के का ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डी तक सबको याद आने चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स फूड। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है। और एंड प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। मतलब क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए फूड को बचा करके सिंथेसाइज करके रख सकते हैं, लेकिन अगर बात करें एनिमल्स की जिसके अंदर ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है, वो क्या कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते ऐसा। मतलब अपने खाने को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा बोलते तो कि भैया घर के अंदर हम तो फ्रिज के अंदर खाना बचा के रख लेते हैं, लेकिन क्या है, वो लोग अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, एक इक्वल अमाउंट में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिससे प्लांट ग्रो करता है। ठीक, लेकिन ह्यूमंस ऐसा नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग एनिमल्स ऑल्सो। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. ये मेन बात है। क्या भाई, अगर हम लोगों को जो खाना मिलता है, हम लोग कहाँ से मिलता है? ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं, मतलब ये जो एनर्जी मिलती है, वो हमको या तो प्लांट्स डायरेक्टली खा के मिलती है, या फिर जो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं उनको खाने से मिलती है। ठीक, ये जो ग्लूकोज इनके अंदर बनता है, अभी समझेंगे आगे क्या है, कैसी रिएक्शन होती है, सब समझेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं ये डायरेक्टली और कभी कभी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे। अच्छा, ये बताओ वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती हैं? बताओ, वेजिटेबल्स क्या ज़मीन से एकदम ऊपर से आप भगवान जी बरसाते कि ये लो वेजिटेबल्स, ये लो तुम भी लो वेजिटेबल्स? नहीं ना, वो क्या करते हैं भाई, प्लांट्स के ऊपर उगती है ना वेजिटेबल्स।
देखो एक और चीज़ बता दूं, इसको वेजिटेबल नहीं पढ़ते हैं, मैंने भी गलती कर दी थी। तो वेजिटेबल नहीं पढ़ते, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल्स। क्या बोलते हैं हम लोग? वेजिटेबल्स। ठीक, ई का साउंड थोड़ा कम निकालो, ई का साउंड मतलब शॉर्ट रहेगा साउंड। ठीक है, क्या बोलेंगे? वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? वेजिटेबल्स। ठीक है, यहाँ इंग्लिश की भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपकी मैं करवाता चल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ ऊपर। यहाँ पर ये थोड़ी अलग चीज़ है, देखते हैं। यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी क्या है, मतलब कहने का इसका? नीचे भी है क्या कुछ? रुको देख लेते हैं। हाँ नीचे भी है, तो पहले इसको भी पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं भैया, आओ आओ पढ़े, शुरू करें भाई। देखो, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स इकलौते, भाई देखो पढ़ने के वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स इकलौते ऐसे हैं जो अपने लिए खाना बना सकते हैं बाय यूजिंग वाटर, अपने लिए बना सकते हैं। ठीक, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का इस्तेमाल करके ये इकलौते ऐसे जीव हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल्स हैं इनकी सराउंडिंग में प्रेजेंट, इनकी हेल्प से अपना खाना बनाने वाले ये इकलौते जीव हैं। ठीक, the nutrients enable living organisms to build their bones, to grow, to repair damaged parts of their body। मतलब क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को एबल बनाते हैं, काबिल बनाते हैं किस चीज़ के लिए? जिससे वो अपनी बॉडी को ग्रो कर सके, उसको बिल्डअप कर सके। ठीक है, और अच्छा ये बताना, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स किसको कहते हैं वो तुम बता देना। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या रहते हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग आपकी किस चीज़, किस न्यूट्रिएंट से होती है? आपके ऑप्शंस हैं, ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी फैट्स एंड थर्ड प्रोटीन्स। तुम बताना मुझे। ठीक है, तो क्या है, ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है, ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, और जो हमारे पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं, जैसे आपने देखोगे ना हाथ पे खरोच लग जाती है तो कहते हैं ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाती है, तो वो करने के लिए लोगों को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो ये जो खरोंच है ये सालों साल लगी रहेगी, लेकिन ये सही नहीं हो पाई जब तक आपके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। ठीक, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ, और ये क्या करता है, हमको एनर्जी देता है जिससे हम अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर सकें। ठीक है, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ये एनर्जी किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है? हमारे लाइफ के प्रोसेसेस के लिए और डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए हमको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, और क्या होता है? न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन की बात आ गई। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब क्या है, न्यूट्रिशन मोड होता है किसका? जो ऑर्गेनिज्म फूड खाता है उसका मोड होता है न्यूट्रिशन, मतलब जिसकी हेल्प से वो न्यूट्रिएंट्स लेता है। देखो क्या है मतलब, फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब क्या है कहने का, न्यूट्रिशन ऐसा मोड होता है जिससे ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है और उनका यूटिलाइजेशन करता है बॉडी में। ठीक है, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक्स फूड फॉर देमसेल्व्स। मतलब क्या है, जो मोड होता है न्यूट्रिशन का जिससे ऑर्गेनिजम्स अपने लिए खुद से खाना बनाते हैं यूजिंग सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एयर, इन सब का इस्तेमाल करके बनाता है। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है, मतलब उस मोड को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें अगर हम देखो किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो दो पार्ट्स में तोड़ लो ना, दो पार्ट्स में तोड़ लो उसको सिंपल। भाई देखो पूछा क्या, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ के बारे में बताया गया है ना, ऑटोट्रॉफ। ठीक, तो क्या है ऑटो और ट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट। न्यूट्रिशन तो क्या होता है, सेल्फ न्यूट्रिशन। ये सेल्फ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब ये खुद से ही खुद का न्यूट्रिशन कर सकते हैं, समझे? देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसी वजह से प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो खाना खुद बनाते हैं ना। किस प्रोसेस से बनाते हैं वो तुम बता दो। ठीक है, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। और बाकी के प्लांट्स को छोड़ करके जितने भी एनिमल्स हैं और जितने अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन को इंक्लूड करके, इंक्लूड कर रहे हैं
भैया, एक्सपेक्ट नहीं, इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब क्या खाते हैं, जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। और कैसे लेते हैं, डायरेक्टली कैसे लेते हैं, या तो तुम डायरेक्टली प्लांट्स को खा लो, और इनडायरेक्टली कैसे, जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं उनको खा कर लो। ठीक, बात तो सेम ही है। सॉरी, थोड़ा गला खराब है, क्षमा के लिए खेद है, आई मीन डिस्टर्बेंस के लिए खेद है। आगे बढ़ेंगे। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, तो इनको क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पर भी देखो, हेटेरो और ट्रॉफ्स, हेटेरो मतलब होता है अदर और ट्रॉफ्स मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना फॉर नरिशमेंट। ठीक है, क्लियर है ना बात। अच्छा, अब चलो, अब इस बूझो और पहेली की पहले तो पहेली सुलझा देते हैं। ये लोग क्या पूछ रहे हैं, बोजुहू wants to know how plants prepare their own food। ये जानना चाहता है कि किस तरीके से प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं। अच्छा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, अभी मैंने आपसे पूछा था। क्यों पूछा था, क्योंकि पूछो कि वो प्रॉब्लम थी। क्या है इसका आंसर, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो लोग अपना खाना स्वयं बनाते हैं, समझे। अब इस पहेली की मिस्ट्री को देखते हैं। चलो भाई, पहेली जी क्या पूछ रही है, पहेली wants to know why our body cannot make its food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। अच्छा, पहेली ये जानना चाहती है कि अगर प्लांट्स बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का इस्तेमाल करके अपना खाना, तो हम क्यों नहीं बना सकते। ये भी अच्छा सवाल है। क्यों, क्योंकि बेसिक बात ये है ना, क्योंकि उनके अंदर ऐसी एक क्षमता होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को इनटेक करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझे ना। आई होप अभी तक सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक, चलें आगे, चलते हैं आगे। हाँ, अब देखो ये क्या है, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अच्छा, अब हम लोग सोच रहे हैं, दिमाग में थोड़ा जोर डालो, प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ होती है, बताओ, तुम बताओ मुझे। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कहीं भी है नहीं ना, तो इसको तब भी छुपा देंगे लोग जी। ठीक है, बताओ मुझे, फटाफट से बताओ कि कहाँ उनकी फूड फैक्ट्री लोकेटेड होती है। कुछ बच्चों को सही आंसर्स आ रहे हैं। हाँ, क्या होते हैं, लीव्स। हाँ, लीव्स के अंडर में हमारी फूड फैक्ट्री लोकेटेड होती है। कहाँ, लीव्स में, क्योंकि लीव्स में ही उनका खाना बनता है। ठीक है, चले आगे, आओ। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली सर्टेन पार्ट्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिमाग में आया, क्या फूड जो होता है प्लांट्स में बनाया जाता है वो क्या सारे पार्ट्स में बनाया जाता है या फिर किसी सर्टेन पार्ट में बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, मेड इन सर्टेन पार्ट्स, सिर्फ सर्टेन पार्ट्स में बनाया जाता है, क्योंकि सिर्फ वो लीव्स के अंदर बनता है, तो सर्टेन पार्ट्स हुए। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। एक और सवाल, भैया इन प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स मिलते कहाँ से होंगे। बनाना खाना है, ये तो समझना कि खाना बना लेते हैं रॉ मटेरियल से, लेकिन इनको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं कहाँ से, पहले ये बताओ मुझे। ठीक, तो ये कैसे बताएंगे, पता चलेगा तुमको। और हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, मतलब जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं वो उनका फूड फैक्ट्री जो मतलब लीफ है वहाँ तक कैसे ट्रांसपोर्ट करते होंगे। सारे सवालों के जवाब आगे धीमे धीमे करके बताता रहूँगा। ठीक है, लो भैया, बारी आ गई फोटोसिंथेसिस की। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लो, पहले सवाल का जवाब मिल गया। देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको लीव तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, तभी खाना बन पाएगा। वाटर्स एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल। ये देखो यहाँ दूसरे से क्वेश्चन का आंसर, मतलब आपको वो मिल रहा होगा, हाउ डू दे गेट रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल्स
प्रेजेंट होते हैं। और ये रूट्स, जो रूट्स होती हैं, रूट्स क्या होती है, जड़ें। जैसे ये देखो यार, ये एक पेड़ है भाई, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। तो क्या होता है, नीचे क्या निकले होती है, जड़ें, जड़ें टाइप की, ये जड़ें टाइप, ये जड़ें, ठीक है। ये क्या निकले, जड़ें टाइप। तो ये क्या करती है, ये जमीन से वाटर से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक, और उनको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, ठीक है, फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स, present on the surface of the leaves. These pores surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. Stomata के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी, वो लीव्स के अंदर कैसे एंटर करती है भैया, देखो वो कार्बन डाइऑक्साइड जमीन में तो मिली नहीं होती, ये हमको पता है। तो इसको एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो लेते कैसे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे लेते हैं, they take in carbon dioxide through tiny pores मतलब छोटे छोटे पोर टाइप के होते हैं। अगर ये जूम इन करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो फिर ये इतने छोटे छोटे दिखते हैं, इतने छोटे छोटे, समझ रहे हो ना, इतने छोटे छोटे होते हैं। और इतनी सी जगह में ये तो 70-80 हज़ार से भी ज़्यादा स्टोमेटास आ सकते हैं। तो छोटे छोटे पोर्स क्या होते हैं, जो लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। इन पोर्स को गार्ड सेल्स द्वारा सराउंड किया जाता है, जो क्या करते हैं, इन पोर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। और इन पोर्स को क्या कहा जाता है, इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है, स्टोमेटा, ठीक है। मतलब इनको आप स्टोमेटा कहते हो। आई होप जो सारी बातें क्लियर है, ठीक, कोई डाउट नहीं ना। चलते हैं आगे। लो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, water and minerals are transported to the leaves by vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about the transportation of materials in plants in chapter 7. भाई देखो, जो वाटर्स और मिनरल्स हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब देखो, जो रूट्स होती है ना, मतलब ये स्टेम होती है, इसके अंदर वेसल्स टाइप की पाइप्स होती हैं डिफरेंट तरीके की, जो कि हमारी स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स तक पहुंचती हैं रूट से लेकर के। और ये कंटिन्यूस पाथ होता है, मतलब इसका कोई एंड आज तक तो नहीं पता चल पाता है, ठीक है, पता नहीं चल पाता कहाँ एंड है इसका। और ये एक पैसेज होता है, क्या होता है, पैसेज होता है, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स, मतलब एक रास्ता होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, जिससे वो लीफ तक पहुंच सके। इनको वेसल्स कहा जाता है, ठीक, इनको क्या कहा जाता है, वेसल्स। अब इनके बारे में, मतलब ये जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब अब आगे चैप्टर 7 के अंदर डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। आपके पास अगर कोई और बुक है, ठीक है, मतलब आपके पास प्राची इंस्टीट्यूट की बुक है, ठीक है, कॉपीराइट नहीं चाहिए भाई मुझे। देखो तो क्या है, एक तो प्राची इंस्टीट्यूट, मान लो आपके पास फ्रैंक की बुक है, ठीक है, आपके पास कोई सी भी कंपनी की अगर बुक है, लर्नवेल की है, तो उसमें क्या हो सकता है, मान लो आपको मैं पहले ही उसके बारे में बता दिया गया हो, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर आपको इसके बारे में चैप्टर 7 के अंदर बता दिया, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कौन सी वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस वेसल का नाम होता है क्या, जाइलम। जाइलम का क्या काम होता है, ये हमारे नीचे से जो रूट हेयर्स होते हैं, जहाँ पर इस मिनरल्स और वाटर्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, उनको ये जाइलम के थ्रू हमारी लीव से कनेक्ट करते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट बोलना भाई, ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। आगे आप लोग चैप्टर 7 में पढ़ोगे भैया। चलो अब पहले की सहेली की एक और प्रॉब्लम सुलझानी पड़ेगी भैया। देखो बच्ची है तो डाउट तो आएंगे ही, तो चलो डाउट सॉल्व करते। क्या है भैया, पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plant cannot। पहेली जानना चाहती है कि लीव्स में से क्या खास बात है कि वो अपने फूड को खुद बना सकती है, लेकिन दूसरे पार्ट्स नहीं बना सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती है। पहेली सुन लो,
अगर कोई भी पहली इस वीडियो को देख रही है तो सुन लो ज़रा कि भैया अगर ज़िंदगी में तुम्हें ये डाउट आ रहा है तो लीव्स के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनका होना ज़रूरी है। मतलब अगर एक समय के लिए आपके पास मिनरल्स की कमी भी है तब भी आप खाना बना सकते हो, लेकिन जो लीव्स के अंदर चीज़ें होती हैं अगर उनमें से एक भी गायब हो गई तो उसके अंदर खाना बनना इज़ इम्पॉसिबल। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो पहेली की सहेली की हमने एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अभी पहेली की सहेली हमारी एक और नई दोस्त बन चुकी हैं। चलो अब इस बूजू की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। क्या है, चलो भाई बताओ क्या बात है देखते हैं। बुजू wants to know how water and minerals absorbed by the roots reach the leaves। भैया बुजू जानना चाहता है कि वाटर एंड मिनरल्स को रूट्स कैसे ऑब्जॉर्ब करती हैं और वो कैसे लीव्स तक पहुंचती हैं। तो मैंने अभी बताया तुमको, वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और जाइलम के थ्रू वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। सिंपल, ठीक है। ये वेसल से होती हैं। अभी आप वेसल से लिखना, नहीं तो अब पता चलो जाइलम की बातें करने लगो। ठीक है, जाइलम आप चैप्टर नंबर 7 के अंदर और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, और डिटेल में पढ़ोगे कि क्या होता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यही मेन बात है। इसी वजह से जो लीव्स होती है वो इतनी स्पेशल होती है कि वही अपना खाना खुद बना सकती हैं और कोई नहीं बना सकता। ठीक है, तो लीव्स के अंदर क्या होता है। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया हो तो लीव्स हमेशा वो ग्रीन कलर की क्यों दिखती है, रेड की क्यों नहीं दिखती, वाइट क्यों नहीं दिखती। दिमाग में सोचे हो, कभी दिमाग लगाए हो कि क्यों ही वो ग्रीन दिखती है हमेशा, वो ब्राउन क्यों नहीं दिखती, वो रेड क्यों नहीं दिखती, वो ग्रीन क्यों नहीं दिखती, अरे वो ब्लू ही क्यों नहीं दिखती। अरे भाई अच्छा, सीधी बात है, स्किन कलर की क्यों नहीं दिखती। वो इसीलिए नहीं दिखती क्योंकि लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि होता है क्लोरोफिल। अच्छा, आपने कभी, हो सकता है आप में से किसी ने अलग अलग टाइप की लीव्स भी देखी हो, रेड कलर की लीव देखी होगी या फिर ब्लू कलर की लीव देखी होगी। तो वो कैसे दिखती है आपको, उसके अंदर क्लोरोफिल तो होता है। मतलब अगर आप ये कहने लगो कि अगर अलग अलग कलर की लीव्स हैं तो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, भाई क्लोरोफिल है, लेकिन जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल उसके अंदर है वो दूसरे कलर के पिगमेंट से घिरा हुआ है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन के आप जानते ही हो भैया, ग्रीन के ऊपर आप चाहे कोई सा भी कलर कर दो ग्रीन छुप जाता है। ठीक है, आसानी से छुप जाता है। तो क्या होता है, वो छुप जाता है ग्रीन पीछे की साइड पे, और जो अलग कलर का पिगमेंट होता है वो आगे दिखता है। सिंपल। नेक्स्ट, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो है लीव्स होती हैं, ये मतलब क्लोरोफिल होता है, वो लीव्स को हेल्प करता है, जिससे वो जो सनलाइट होती है, सनलाइट भी एक मेन सोर्स है, सनलाइट नहीं होगी तो खाना नहीं बन सकता। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, लीव को मदद करता है जिससे वो सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर आउट कर सके। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एनर्जी किस लिए यूज की जाती है, जिससे हम अपना फूड बना सकें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। समझ गए मतलब क्या है भैया। अगर फूड की जो प्रेजेंस होती है, मतलब फूड जो होता है वो कब बनता है, जब सनलाइट की प्रेजेंस हो। रात में खाना वो नहीं बना सकते, वो रात में, सुबह क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं, लेकिन रात में जो उन्होंने खुद बनाई है ऑक्सीजन वो खुद इंटेक करते हैं। ठीक है, आपने देखा हो, इसलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब उसका कोई दूसरा ही कारण दिया जाता है कि वहाँ भूत आ जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। भैया ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों के नीचे प्रेजेंट होती है, अब वो भी दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो नीचे आ जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और क्या पता आप सुबह तक निकल लो, है ना। भगवान करे ऐसा ना हो। ठीक है, लेकिन इसीलिए मना किया जाता है सोने से कि आप पेड़ के पास ना जाके सो। ठीक है, सोना ही है तो घर में एक छोटा सा ऐसा आर्टिफिशियल पेड़ लगाओ
उसके नीचे खटिया डालो, सो जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया असलियत के पेड़ के नीचे सो जाओगे जाके रात में तो क्या होगा भाई? देखो दिन तो है नहीं, मतलब सनलाइट तो है नहीं, तो सीधी सी बात है वहाँ पर वो फूड तो अपना प्रिपेयर करेंगे नहीं, तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे नहीं, और ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड ही लेकर जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ब्रीथ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, आई मीन CO2 O2 लेंगे जो उन्होंने रिलीज करी है, वो O2 इनटेक करके वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे, और क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से, और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो मिल करके क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगी। वहाँ से क्या होगा? तुम्हें सांस लेने में आएगी दिक्कत, और दिक्कत होने की वजह से स्वर्गवास। ठीक है, भगवान करे ना हो भाई, मैं कितनी बार बोलूँगा। चलो आगे नेक्स्ट। So we found that the chlorophyll, sunlight and carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. भाई क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हमारी मतलब क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमारे लिए नेसेसरी है जिससे हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकें। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस। यूनिक किस वजह से? क्योंकि ये इकलौती ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, खुद से खाना बनाते हैं। आई होप अब तक सारी बातें क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट। The solar energy is captured by the leaves and then stored in the plant in the form of food. ठीक, मतलब क्या है? यहाँ पर जो हमारी सोलर एनर्जी होती है, जो क्लोरोफिल के द्वारा लीव्स के अंदर कैप्चर करी जाती है, उसे प्लांट्स स्टोर कर लेते हैं किसकी फॉर्म में? फूड की फॉर्म में। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन, एक मिनट, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप धरती पे लाइफ को इमेजिन भी कर सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के साथ नहीं, फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस, इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की वजह से ही तो ऑक्सीजन मिलती है हमको, और अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन का खाद मिलेगी हमको? नहीं। और जितनी ऑक्सीजन बची कुछ ही होगी वो तो हम यूज करेंगे, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उतनी जल्दी लोग निकल जाएंगे। समझे ना? इसीलिए इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। भाई फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में ये भी होगा भाई, फूड की कमी हो जाएगी, खाना ही नहीं मिल पाएगा लोगों को। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। भाई देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट रहेंगे या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं फूड पर, जो कि प्लांट्स बनाते हैं। प्लांट्स कौन सा फूड बनाते हैं? ग्लूकोज, और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, समझ रहे हो ना? इसीलिए हम लोग प्लांट्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। भाई ऑक्सीजन भी तो ज़रूरी है ना हमारे लिविंग के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए, है ना? चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे अब। चलो अब भैया लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कभी कभी तो अदर पार्ट्स में भी ठीक प्लेस कर सकता है। क्यों? जैसे आपने देखा होगा कैक्टस, तो कैक्टस की तो कोई लीव ही नहीं होती, तो क्या उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो वो ग्रीन कैसे दिखती है? क्योंकि उसकी स्टेम के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जहाँ भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहाँ हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो अपनी जो लीव्स होते हैं वो उनके इसलिए ग्रो नहीं करते जिससे क्या हो, जो ट्रांसपिरेशन है। भाई देखो, ट्रांसपिरेशन होती है वाटर में, है ना? ट्रांसपिरेशन मतलब वो वाटर रिलीज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, है ना? तो वो क्या करते हैं, अपने आप की जो लीव्स हैं, जो अपने
उस अपने पौधे की जो उनकी लीव्स हैं उनको क्या कर लेते थे, स्पाइकी बना लेते थे, जिससे क्या होता था, सरफेस एरिया कम हो गया तो उतना ही कम स्टोमेटा भी होगा, और जितना कम स्टोमेटा होगा उतना ही कम वाटर लॉस होगा। ठीक है, समझ गए ना। और उनके लिए वहाँ पर फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस उनकी स्टेम में होता है। ठीक है, उनकी जो ग्रीन स्टेम होती है वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करती है। अच्छा, ऑक्सीजन किस किस के लिए जरूरी होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्रोड्यूस होता है। और इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस की बात करें तो लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पे। जितनी एनर्जी बना के चले गए उतनी बना के चले गए। अगर एक टाइम पर सारे के सारे प्लांट्स खत्म हो गए और हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होने लगी तो क्या है, कुछ ही मिनट बाद हम लोग मर जाएंगे, जीवित नहीं रह सकते हम लोग एयर के बिना। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। भाई फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लीव्स के जो सेल्स होते हैं उनके लीव के सेल को क्या कहते हैं, प्लांट सेल है ना। तो प्लांट सेल के अंदर एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हो क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाता है, और इसको सिर्फ इस इक्वेशन के थ्रू, देखो ये पहले बात तो ये देख लो, लाइट एनर्जी, ये देखो ये लाइट एनर्जी आ रही है ना, सनफ्लावर है ये, क्लोरोफिल लीफ के अंदर यहाँ प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही रही है उसको, ऑक्सीजन भी निकल रही है उससे, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है तो ऑक्सीजन निकल रही है, और इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस मिल रही है। ये देखो भैया, यहाँ देखो, इधर देख सकते हो वाटर्स है, इधर मिनरल्स हैं, तो क्या मिल रहा है, वाटर से मिनरल्स भी मिल रहे हैं। तो क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का एक डायग्राम है जो आप बना भी सकते हो। ठीक है, चलो अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव अस कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, चलो भैया अब ये देखते हैं ये क्या है। क्लोरोफिल देख सकते हो, ये रहा, ठीक है, ये लीफ का सेक्शन है। स्टोमा कहाँ है अपना, ये रहा स्टोमा। ठीक है, ये स्टोमा है, ये गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमा, ये गार्ड सेल्स, स्टोमा गार्ड सेल्स, तो यही होता है। ठीक है, और अगर हम एक लीफ की टोटली तरीके से बात करें, एक मिनट, अगर हम एक लीफ की बात करें तो भैया जो हमारी लीव्स होती हैं उनके अंदर जो स्टोमा होता है वो कैसा दिखता है भाई, देखो स्टोमा कुछ इस तरीके का दिखता है। स्टोमा क्या होता है, स्टोमेटा का सिंगुलर होता है, स्टोमेटा प्लूरल एंड स्टोमा सिंगुलर। तो ऐसा दिखता है भैया, बीच में एक छोटा सा होल होता है जिससे क्या होता है, एयर एंटर करती है और एयर बाहर निकलती है। स्टोमा ओपन ऐसे होता है, और गार्ड सेल्स क्या करते हैं, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको गार्ड सेल्स बोला जाता है। ठीक, अब देखो भाई एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को आप ही परफॉर्म कर लेना। ठीक है, रुको भाइयों, आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, बहुत काफ़ी है इतना। ठीक है, हम लोगों ने इतने चीज़ें पढ़ ली, बहुत है। देखो क्योंकि अब देख रहे होगे तो एक ही पेज, अभी तो 3 ही पेज हुए हैं, ये देखो सिर्फ 3 पेज, लेकिन इसमें भी हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो आपको शायद ही कोई टीचर बताता हो। वैसे तो बता सकते हैं, आपको बताया होगा ही, लेकिन इतना डिटेल में किसी ने नहीं बताया होगा। अच्छा, एक और चीज़, ये जो इक्वेशन है ये अगर आप हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, 6CO2, रुको ज़ूम इन, अब यहाँ पे देखते हैं इधर पे, तो इस पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखा जाता है भैया, भाई देखो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 प्लस H2O। ठीक है, विल गिव अस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऊपर लिखते हैं सनलाइट, नीचे लिखते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, आपके स्कूल में क्या पता है ऐसे लिखवा दिया जाए। ठीक है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स अस C6H12O6। बेसिकली क्या होता है, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, और ये क्या देता है इन साथ में ऑक्सीजन, जो कि होती है
रिलीज। ठीक है, तो ये क्या है, ये इक्वेशन ही फॉर्मेट है। ये जो हमने अभी पढ़ी वो थी वर्ड इक्वेशन, ये है केमिकल इक्वेशन, जो आप आगे चल के हायर स्टैंडर्ड्स के अंदर केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आया बस सारी बातें क्लियर है। उसको बस हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग इस इक्वेशन के साथ करते हैं समाप्त। अच्छा, एक और चीज़, 6Cl2 + 6H2O विल गिव अस 6C6H12O6 एंड प्लस 6O2। ये बात याद रखना। ठीक है, चल तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। ठीक है, मैंने बैलेंस करी थी इसीलिए ये 6 एक्स्ट्रा लगा। कैसे लगाते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, कभी टाइम मिलेगा तो इसके लिए भी अलग से वीडियो बना के लेके आऊँगा। ठीक है, टाइम मिलेगा तो। ठीक, तो इसी के साथ भाई साहब मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपनी अगली वीडियो में। चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो भैया रेडी हो जाओ, क्योंकि अब साइंस के अंदर तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं सीखी होंगी, तो वही अब आपको क्लास 7th के अंदर सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम लोग वही नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे स्टार्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, 4th नंबर पेज से, एक्टिविटी 1.1 से कल की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या है, आपको खुश रहिए, मस्त रहिए, मज़े करिए। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच। ठीक है, क्या भैया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो मिलूंगा मैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।